मैं नदीम नारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। हम एक बार फिर आए हुए हैं राजू सगीर अंसारी के पास, मुमरा शहर के कांग्रेसी नेता। हम इनसे बात करेंगे आपका शहर, आपके तरक्याती मंसूबे, योर सिटी योर डेवलपमेंट प्लान के ऊपर। हम इन्हें जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर मुमरा में काम हुए हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं, उस पर इनकी क्या राय है। अजय भाई, बहुत शुक्रिया तो कि आपने वक्त दिया हमको। हम बात शुरू करते हैं मुमरा शहर में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था वो सेकुलरिज्म वर्सेस डेवलपमेंट पे हुआ था। इस बार क्या रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नदीम लारी साहब, आपका और आपके ब्लैक बम्बू का मैं स्वागत करता हूं कि आप मेरे तासुरात लेने के लिए मेरे पास आए हैं। और आपका जो सवाल है कि जब 2024 के विधानसभा के इलेक्शन हुए महाराष्ट्र सूबे के, तो सेकुलरिज्म पर इलेक्शन हुआ या डेवलपमेंट पर इलेक्शन हुआ, इसी के खिलाफ दोनों ने आपस में बातें की, दोनों अपोजिशन के लोगों ने। चाहे वो इंडिया अलायंस की तरफ से सेकुलरिज्म की बात की गई या हमारे नजीमुल्लाह साहब की जानिब से डेवलपमेंट की बातें की गई। मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि आज ही की तारीख है, मेरे ख्याल से आज सुप्रीम कोर्ट में एक तारीख है जिसको कपिल सिब्बल साहब लड़ रहे हैं अगेंस्ट हमारे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के अंदर जब इलेक्शन हुआ इस विधानसभा का महाराष्ट्र के अंदर, तो उस इलेक्शन के वक्त में जो राहुल गांधी जी ने भी कहा कि इलेक्शन के वक्त में शाम को 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में 9 लाख एक्स्ट्रा वोट गिराए गए। बराबर है। दूसरी बात यह कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल है, जो हमारी मतदार यादी है, इस मतदार यादी के अंदर इलेक्शन के 2 महीने पहले से लेकर के इलेक्शन के वक्त तक तकरीबन 60 लाख नए नाम जोड़े गए। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इस सूबे को जीतने की साजिश थी। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन जीत कर आए जो कभी जीत नहीं सकते थे। उसी तरह मैं मुमरा के बारे में भी कहूँगा। आप मुझे बताइए, क्या ये जो एनडीए की अलायंस है, महागठबंधन या महायुति, क्या ये 235 सीट जीत सकती थी क्या 288 में से? नहीं जीत सकती थी। मगर साम दाम दंड भेद के साथ में ईवीएम ने भी उनका साथ दिया, एसईसी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने भी उनका साथ दिया, और वो 237 सीट के आसपास जीत करके आए। उसमें से एक सीट मुमरा कलवा की भी है। ये इलेक्शन कमीशन पे हर इलेक्शन में वोटिंग के बाद आरोप लगता रहता है, और मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस का ये शायद पहला ऐसा मौका है कि कपिल सिब्बल साहब भी काफी वक्त से ये केस लड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही क्यों? इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां थी, वो क्यों उनके साथ दे रही है? नहीं, असल में ऐसा है कि क्योंकि कांग्रेस सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आज उसके पास 99 एमपीज प्लस एक इंडिपेंडेंट 100 एमपी है उनके पास। तो बड़ी पार्टी होने के नाते, और इस देश के अंदर आपको मैं एक बात बता दूं, इस देश को चलाने का जिम्मा 78 सालों की आज़ादी के अंदर तकरीबन 50 साल कांग्रेस ने अकेले ने लिया है, और अकेले ने उसने चला करके दिखाया है। आज इस देश के अंदर जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हॉस्पिटल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज हो, डैम्स हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो, इस सब के अंदर रेवोल्यूशन लाया किसने? कांग्रेस सरकार ने लाया। आज लोग राजीव गांधी जी को बोलते हैं कि ही वॉज अ कंप्यूटर मैन। इस देश में कंप्यूटर लाने का काम उन्होंने किया। मारुति कंपनी को लाने का काम इंदिरा जी गांधी ने लिया, संजय जी गांधी ने लिया। हमारे जवाहरलाल नेहरू आईटी सेक्टर है, चाहे वो आप आईसीएफ देख लीजिए, इंडियन कोच फैक्ट्री, जहां पर हमारे इस देश का सारा रेलवे का जो बोगीज है वो आईसीएफ चेन्नई के अंदर बनती है, वो आप जाकर के देख लीजिए। आप अमूल दूध की जो डेयरी है, अमूल जो वर्गीज साहब ने चालू किया था, उसको देख लीजिए। ये किसकी देन है? ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने इन सेक्टरों को जिंदा किया, जिंदा करके इसके अंदर रोजगार पैदा किए, और उसी वजह से आज इस देश के अंदर कांग्रेस ने इस देश को एक भली भांति तरीके से चलाया और संभाला है। आज वो हल नहीं है। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे देश की दुर्दशा हुई पड़ी है। आज जातिवाद ने हमारे देश को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे अंदर जो एक नारा था सर्वधर्म संभव का, अनेकता में एकता का, वो खत्म होता जा रहा है। आज लोग जातिवाद करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं पोलराइजेशन ऑन कास्ट बेसिस। तो वो कास्ट बेसिस पर पोलराइजेशन हो रहा है, उसी पे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसी तरीके से हमारे मुमरा में इलेक्शन हुआ, इसी के खिलाफ कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस की जो लोग हैं,
वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, मगर उनके अंदर हमारे इंडिया अलायंस में जो भी बड़े घटक दल है, चाहे वो समाजवादी के रूप में हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के रूप में हो, चाहे वो लालू जी के आरजेडी के रूप में हो, ये सब हमारे साथ में हैं। अब सब मिलकर के अभी आपने ईवीएम की जो गड़बड़ी है या अपने उसमें आपने भी बताया कि जितेंद्र आवाड साहब बीसी में जीते जी, तो कह रहे कि इंडिया अलायंस की सीट थी, आपको तो होना चाहिए ना कि आपकी एक सीट बड़ी अलायंस की। नहीं, हम देखो ऐसा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन में विश्वास रखते हैं, हम सच्चाई में विश्वास रखते हैं, हम धोखाधड़ी करना, चीटिंग करना उसमें हम विश्वास नहीं रखते। आज अगर हम चाहते तो ये जो दो आज हिंदुस्तान को बेचने वाले जो दोनों नेता हैं या जेल के अंदर होते थे, अगर कांग्रेस अगर चाहती तो दोनों देश जेल के अंदर होते थे, चाहे वो गोधरा राइट हो, चाहे वो इशरत जहां एनकाउंटर हो, चाहे वो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर जिसके अंदर अमित शाह जी को तड़ीपार किया था पूरे गुजरात के अंदर से। तो हम चाहते तो हम कर सकते, हमने नहीं किया, कुछ वजूहत रही होंगी, कुछ दबाव रहा होगा, कुछ प्रेशर रहा होगा कि हिंदू नाराज हो जाएंगे, मगर हमने नहीं किया। उसका भुगतान आज हमें पिछले 11 सालों से भुगतना पड़ रहा है। अभी असेंबली इलेक्शन गया, आप कांग्रेस के लीडर हैं और आप मेरा ख्याल शुरू से आखिर तक कांग्रेस ही रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन असेंबली इलेक्शन में आपका पूरा झुकाव एक ऐसी पार्टी के साथ में था जिसने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे के साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ा था, जबकि इलेक्शन से पहले आपका ही मैंने एक इंटरव्यू लिया था, आपने बहुत दावे के साथ ये कहा था कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस इलेक्शन में हमारे सामने बीजेपी कैंडिडेट होगा जी। क्या वजह रही? देखो ऐसा है कि मैं कांग्रेसी तो हूँ, मगर कांग्रेसी होने से पहले मैं क्या हूँ? मैं कांग्रेसी होने से पहले मुसलमान हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे मजहब के लोग, मेरी जमात और मेरी जात के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर बढ़े, जिसके लिए किसी के साथ रह करके, जिसके लिए किसी के भी साथ जावे ना। मैं बोलता हूँ बीजेपी से मुसलमान जीत करके हम उसके साथ में रहेंगे, अगर वो मुसलमान सही है, अगर वो सच्चा मुसलमान है। तो पहली बात तो ये है कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, वो जातिवाद नहीं करेगा, वो किसी अन्य जाति के अंदर भेदभाव नहीं करेगा। तो हम तो ये चाहेंगे हमारा मुसलमान भाई जो है वो एमएलए में भी और एमपी सीट में भी बढ़ करके आवे, ज्यादा जीत करके आवे। आज क्या हाल है हमारा, आप देख लीजिए कि आज इसी महाराष्ट्र सूबे के अंदर, जबकि हमारे पास एक मरतबा एक ऐसा वक्त आया था, इस सूबे का जो चीफ मिनिस्टर था वो मुसलमान था, अब्दुल रहमान अब्दुल्ला साहब 1980 से लेके 81 तक 6 महीने के लिए वो हमारे इस सूबे के चीफ मिनिस्टर थे। तो उसके बावजूद आज ये हाल है कि हमारे पास सिर्फ 10 एमएलए हैं मुसलमानों के नाम पर, सिर्फ 10 एमएलए। तो ये घटती है, ये जो हम घट रहे हैं या हमारी संख्या घट रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि सेक्युलर पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट जरूर लेना चाहती है, मगर मुसलमानों को कभी आगे बढ़ाना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने तमाम मुस्लिम लीडरों को किनारे कर रही है। आखिरी जो लीडर 2 बचे हुए थे, मुख्तार अब्बास नकवी शर्मा, किनारे कर दिया। ऐसी सूरत में अलायंस में कैसे मुसलमानों की नुमाइंदगी को मैं ये समझता हूँ कि आज जो अजीत पवार साहब जो डिप्टी सीएम भी हैं और राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो आज उन्होंने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो आप विशालगढ़ के दरगाह को लेकर के देख लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फंड को लेकर के देख लीजिए, या मुस्लिम नुमाइंदगी देने के नाम पर इदरीस भाई नागवाड़े साहब को एमएलसी देने की बात कर लीजिए, या नजीब मुल्ला, सना मलिक, नवाब मलिक, ऐसे कई तकरीबन मेरे ख्याल से 16 मुस्लिमों चेहरों को उन्होंने एमएलए इलेक्शन के अंदर टिकट दिया था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि किस तरीके से वो मुसलमानों को, अभी उनका वर्धापन दिन था पूना के अंदर, आपने उनकी स्पीच सुनी होगी शायद, उस स्पीच में उन्होंने कहा था, अपने कैडर से कहा था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सर्व धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और स्पेशली माइनॉरिटी के लोगों को, स्पेशली उन्होंने नाम बोला कि मुसलमानों को साथ में लेकर के आपको चलना पड़ेगा। आप अगर जातिवाद की राजनीति करेंगे तो कुछ दिन के लिए आप कामयाब रहेंगे जरूर, मगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको नुकसान होने वाले हैं। ऐसी सूरत में जब इस तरह की बात अगर अजीत कर रहे हैं तो फिर अगर नहीं कर रहे हैं, आप जाके कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कब तक बनेगी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखो उनकी क्या सोच है, मेरा ये आकलन हो सकता है खाली कि उनकी ये सोच होगी कि भाई सत्ता में रह करके भी हम पब्लिक की सेवा कर सकते हैं, और वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। सत्ता से दूर रह करके कोई काम नहीं हो सकता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आप सत्ता के लोग भी इसके लिए सत्ता के साथ में रहे हैं। अरे मैं तो हमेशा से सत्ता के खिलाफ रहा हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुझे कभी कुछ नहीं मिला, ना स्टैंडिंग कमेटी मिली, ना उपमहापौर पद मिला, ना मेंबरशिप मिली कहीं की भी, मगर मैं खुश था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मुझे मालूम है कि जब से हम कॉर्पोरेटर बने तब से शिवसेना का राज है वहाँ पे, मगर हम शिवसेना के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके साथ में मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा हमेशा से, और मैंने उनके जरिए से पैसा ला करके मुमरा कौशल में काम करने की कोशिश की। अभी इलेक्शन होने वाले कॉर्पोरेशन के आपकी फैमिली से भी कोई ना कोई
खड़ा होता है, बिल्कुल खड़ा होगा। गालिबन आपकी भाभी या कोई है, हाँ तो अभी इस इलेक्शन में भी कैंडिडेट रहेंगे आपके यहाँ से, बिल्कुल हो सकता है। और पार्टी कौन सी रहेगी? ये तो देखो उनके ऊपर है कि वो किस पार्टी से लड़ते हैं। हो सकता है कि अपक्ष लड़े, हो सकता है एमआईएम से लड़े, हो सकता है राष्ट्रवादी से लड़े। वो उनके 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 ऊपर है कि वो किस तरीके से। विनेबिलिटी इज अ मेजर मार्केट शहर में एक अफवाह ये उड़ रही है कि राजू अंसारी एमआईएम से लड़ेंगे और एनसीपी अजीत पवार सपोर्ट करेगी, कहाँ तक सही है? नहीं, मैं तो पहले को तो मैं इलेक्शन लड़ता नहीं हूँ, मगर मैं आपके आपको जो सपोर्ट रहेगा, मेरा सपोर्ट जो रहेगा, देखो ऐसा है, आप एक बात को समझ लीजिए कि जब कोई भी शख्स जब मैंने पहले कहा मैं ये एक अफवाह उड़ी हुई है, नहीं क्या सच्चाई उसकी होगी? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अफवाह मत कहिए आप भाई। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि इलेक्शन लड़ना अलग चीज़ है और इलेक्शन जीतना अलग चीज़ है। हमारा हमेशा से 100% हमारा जो मेहनत होती है, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो काम होता है वो इसीलिए होता है कि हम अगला इलेक्शन जीत करके आए। तो विनेबिलिटी एक बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट होता है। विनेबिलिटी के लिए हमें जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, हम वो करेंगे और जीतने के बाद हम जो पब्लिक की सेवा करते हैं वो करने की कोशिश। चैलेंज आते हैं चैलेंजेस बहुत छोटे हैं, मैं उन चैलेंजेस को गिनता नहीं। ओके, अभी इस वक्त आपके वार्ड में काम हो रहा है, कुछ फंड यहाँ आए हुए हैं नजीमुल्लाह द्वारा, अभी क्या काम हो रहा है इस वार्ड में आपके? अभी फिलहाल मेरे रशीद कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि पीछे एमएस चौल, रिजवान चौल का कुछ रोड का काम चालू है, चन्नीपाड़े के नाले का काम चालू है, ग्रीन पार्क के नाले का काम चालू है, म्यूनसिपैलिटी की हमारी जो कौशल स्कूल है उसका काम चालू है, 2 शौचालय नए बनाए जा रहे हैं, पुराने शौचालय का रिपेयरिंग वर्क चालू है, नई स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। स्टील मापा रोड के ऊपर तकरीबन हमने 300 स्ट्रीट लाइट लगाई। अभी हमारे पूरे रशीद कंपाउंड के अंदर, देवलीपाड़ा, हसमत चौक परिसर के अंदर हम नई स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, हाईमास लाइट्स लगा रहे हैं, पानी की लाइन नहीं डाली जा रही है, छोटे मोटे गटरों का रिपेयरिंग की जा रही है। आप बहमन कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, आप नूर महल देख सकते हैं, आप हमारे बहुत सारे ऐसी अलग अलग बिल्डिंग है, सोसाइटीज़ हैं, जिसके अंदर हम लोग अंदर जाकर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, चाहे वो यूटीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो, चाहे वो कांक्रीटीकरण के मामले में। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेशन करके आपको बता सकता हूँ कि फिलहाल तकरीबन 30 करोड़ रुपए के काम मेरे वार्ड के अंदर, मेरे प्रभाग के अंदर काम चालू है। आपके वार्ड में अभी कौन सा ऐसा बड़ा काम है जिसको होना बाकी है, या इलेक्शन में जीत करके आने के बाद उसको प्रेफरेंस देंगे आप? देखो, मेरा एक सपना है, और ये मैं हमेशा कई बार मैं बोल चुका हूँ कि अगर मुझे सही से प्रतिशत मिला, सही से बजट अगर मिल गया, तो मैं कौसा तालाब पाली और कौसा पेट्रोल पंप से लेकर के वाई जंक्शन तक के, और वाई जंक्शन से लेकर के सैनी नगर के अंडरपास तक के मैं एक सर्विस रोड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो काम हो जाता है तो ऐसे 3 काम है अलग अलग, तो ये काम अगर हो जाता तो मेरे इलाके के अंदर जो कौसा से लेकर के भारतीय का जो पोर्शन है वहाँ पर सर्विस रोड हो जाएगा अच्छा खासा, और ट्रैफिक कंजेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। फायदा क्या होगा? पार्किंग बन जाएगी वहाँ पे, लोग दुकान लगा लेंगे, दुकान सामान आगे लगा लेंगे। अभी एक सर्विस रोड है शिमला पार्क के पास में, आप देखिए उसका क्या यूज है? नहीं, वो सर्विस रोड कंप्लीट नहीं है ना, उसमें मिसिंग लिंक है। बट जो भी है, जो भी है वहाँ चलता है, फिर ऑफिस मेन रोड पर आ जाता है, फिर 200 मीटर चढ़ता है, फिर मेन रोड पर आ जाता है। मुझे कंप्लीट कनेक्टिविटी चाहिए 1 किलोमीटर की। अगर ये पूरी कंप्लीट 1 किलोमीटर की कनेक्टिविटी अगर 12 मीटर की हो जाती है, तो मैं हमारे जो ट्रैफिक विभाग के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, इनको मिला करके हम लोग उसको अगर पार्किंग फ्री रख सकें, हॉकर्स फ्री रख सकें, अतिक्रमण होने से बचा लें अगर, तो वो रास्ता एक अल्टरनेट रास्ता बन सकता है। हमारे मेन मुख्य रास्ते के ऊपर थोड़ा सा जो तान है या जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो जाएगा, बच सकता है जो आप बता रहे हो। बिल्कुल, मैं इसी के साथ में और चीज आपको बताना चाहता हूं मैं। यहाँ पे तो ये है कि जब हॉकर्स जहाँ पे बैठते हैं उसके बाद से हॉकर्स का एरिया कहाँ तक बढ़ गया वो आप खुद देख रहे हैं, कब्रिस्तान, कौसा कब्रिस्तान तक आ गया है, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा कह सकते नहीं है। इल्ज़ाम लगता है कि बाकायदा इसके लिए हफ्ते जाते हैं, यहाँ भी शुरू हो सकता है। मैं किसी भी चीज़ को रोकने के लिए क्या आप करेंगे इसमें? मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि 2009 में जब पहली मरतबा ये नया वार्ड बना था एमएलए के, एमएलए कॉलोनी, पहले ये चौपन बेलापुर कहलाया जाता था, बहुत बड़ा प्रभाग था। ये बेलापुर से चालू होकर पूरा नवी मुंबई, पूरा मुमरा, पूरा दीवा, पूरा कलवा होते हुए, आधा थाना होते हुए मीरा रोड तक के जाता था। इतनी बड़ी एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। आज बहुत छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी 2009 के अंदर। कलवा मुमरा जो भारतीय से चालू होती है, विटावा पे आके खत्म हो जाती है। इतनी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद में हमने हमारे जो कैंडिडेट थे कांग्रेस और राष्ट्रवादी की तरफ से, जो कैंडिडेट थे उनका नाम था माननीय श्री जितेंद्र सतीश अवार्ड साहब, उनसे हमने मांगनी की थी कि अगर आप इलेक्शन जीत करके आते तो हमारे मुमरा के 3-4 बेसिक मुद्दे बड़े बड़े हैं, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा हॉकर्स का था, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा पानी को लेकर के था, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक कंजेशन को लेकर के था, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हमारे हॉस्पिटल एंड स्कूल का था। आज किसी के ऊपर भी काम नहीं हो। आज ये हाल है कि वो जो हॉकर्स हैं,
जो पहले सिर्फ गुलाब पार्क में बैठा करते थे, आज वो अमृतनगर सिग्नल से लेकर के कौसा कब्रिस्तान तक के और कौसा कब्रिस्तान के भी आगे आकर के बैठने लगे हैं आप लोग। तो इतने जो हॉकर्स बैठ रहे हैं, तो ये क्यों बैठ रहे हैं आपको मालूम है? ये गरीब लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि 2 पैसा कमा कर अपना घर चलावें। तो ये हमारे नुमाइंदों की जो जवाबदारी होती है कि अपने अपने इलाकों के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि एवरी 1.2 किलोमीटर के ऊपर एक हॉकर्स प्लाजा होना चाहिए। किधर हमारे वो हॉकर्स प्लाजा? आज वो गरीब जो हॉकर्स मार्केट चला रहे हैं वो रजिस्टर्ड है, चाहे वो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के नाम से हो, चाहे वो हानिफ कामदार का हो, चाहे वो फलाने किसी और का हो, इसका हो, उसका हो। उन लोगों को एक टेबल पर बैठा करके उनका स्क्रूटनी करें। जो ओरिजिनली मुमरा कौसा के रहवासी, जो यहाँ के मूलभूत लोग हैं, जिनका राशन कार्ड में यहाँ पर नाम आता है, जिनका इलेक्शन कार्ड में इनका यहाँ नाम आता है, उनकी यादी बनाए और उनको एक हॉकर्स प्लाजा बना के उनको बैठाया जाए। आज कलवा में आपने देखा कि हॉकर्स प्लाजा बना हुआ है, हमारे थाना में सारे हॉकर्स प्लाजा बने हुए, और मुमरा में एक भी हॉकर्स प्लाजा नहीं बना। आज मुमरा के अंदर 8,000 रिक्शा चल रही है, 3,000 रिक्शा परमिट के हैं, 5,000 रिक्शा बिना परमिट के चलाई जा रही हैं। ये 8,000 रिक्शा पे अगर आप एक रिक्शा पे 3 शिफ्ट चलती है, मालूम है आपको? 3 शिफ्ट का मतलब होगा कि 24,000 ड्राइवर रिक्शा चला रहा है, 24,000 लोगों का घर पेट पल रहा है उस रिक्शा से। तो ये 24,000 रिक्शा ड्राइवर है, इनके लिए कभी सोचा हमारे माननीय आमदार साहब ने कि नहीं इनके लिए रिक्शा की बेस बनानी चाहिए? बे समझते हैं आप? जितने भी हमारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पे वहाँ पे 10 रिक्शा खड़े करने का एक बे बनाया जाए। हमारे मुमरा कौसा में 3 से 4 जगह पे रिक्शा स्टैंड होना चाहिए था कि रात में रिक्शा वाला जाकर अपनी रिक्शा को वहाँ पे रात में खड़ी कर सके, ताकि उसमें चोरी ना हो, कोई ब्लेड नहीं मार दे, कोई सीट ना फाड़ दे, कोई उसकी हुड ना फाड़ दे, कोई बैटरी ना चुरा ले जाए। तो आज क्या हो गया है? आज प्राइवेट लोगों ने उसका संरक्षण के नाम पर 200 रुपया 300 रुपया ले रहे हैं और बेचारे रिक्शा वालों को देना पड़ रहा है। ये काम किसका था? ये हमारे आमदार साहब का था। आज मुमरा कौसा में पानी की किल्लत है, इतने बड़े बड़े टाउनशिप बन रहे हैं, तो उनको पानी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। पानी बढ़ नहीं रहा है, आप कितनी भी पाइपलाइन डाल दो, आप सोने की पाइपलाइन डाल दो, जब पानी ही नहीं बढ़ेगा तो पानी पहुंचेगा कैसे? तो आप पानी के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आज आप महाराष्ट्र के 7.5 साल आप सत्ता के अंदर रहे, 16 साल में से उस 7.5 साल की सत्ता में 3 साल आप मिनिस्टर रहे, आप 6 महीने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे, 2.5 साल आप हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे। तो आप अगर चाहते तो पानी का मसला हल हो सकता था। आपको 2 मिनट के लिए खाली बैठा था एमआईडीसी के साथ में, एमआईडीसी को बोलते कि भाई आपका 12वीं धरन है जिसकी 932 मिलियन टन की पर डे की कैपेसिटी है, हमें वहाँ से पानी कितना मिल रहा है? 51 mld पानी मिल रहा है। अगर हम चाहते तो हमें 100 mld पानी वहाँ से आराम से मिल सकता था, 49 mld को बढ़ाना था, नहीं कर पाए। आप हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। आज मुमरा में ये हाल आप देख रहे हैं, इतना बड़ा आज पिछले 12 रोज से कार्रवाई चल रही है। गरीब लोगों के घर टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं? टूट रहे हैं। जो बिल्डर है उनकी बात मैं नहीं करूंगा, मगर जो गरीब लोग है वो क्यों वहां जाकर के फ्लैट ले रहे हैं? वो इसलिए वहां पे फ्लैट ले रहे हैं कि वहां पे उनको 6 लाख और 8 लाख रुपए में फ्लैट मिल जा रहा है, लीगल में नहीं मिलेगा। तो मैं इलीगल का समर्थन नहीं करता हूं, मैं इलीगल के खिलाफ हूं। मगर अगर ऐसे गरीबों के लिए अगर ये सोचते, चाहे वो क्लस्टर डेवलपमेंट के जरिए हो, चाहे वो एसआरए के जरिए हो, या और भी दूसरी स्कीमों के जरिए हो, तो आज मुमरा कौसा में वो चाहते तो 10-12 हज़ार 15,000 फ्लैट बना सकते थे। इन गरीबों को वहां पे हम घर दे सकते थे, लो इनकम ग्रुप के अंदर LIG कॉलोनीज बना करके, या उनको हम सिडको के जरिए, माडा के जरिए हमको फ्लैट दे सकते थे। हमने नहीं किया। हमने किधर के लिए किया मालूम है? कामाठीपुरा के लिए किया, हमने जोगेश्वरी बैरामबाग के लिए किया, हमने बैरामपाड़ा बांद्रा के लिए किया, हमने रमाबाई अंबेडकर कॉलोनी घाटकोपर के लिए किया, हमने कई जगह के लिए किया, मगर मुमरा के लिए नहीं किया। मुमरा के को अवॉइड करने की क्या वजह रही होगी? आप रहे हैं साथ में। देखो कैसा है, इकोनॉमिक्स में एक कहावत है कि जो डिमांड होगा वही सप्लाई होगी। मुमरा की डिमांड क्या मालूम है आपको? मुमरा की डिमांड ये है कि हमारा नेता जो है वो बहुत मुसलमानों के बारे फेवर में बात कर ले, हमारे खतना के प्रोग्राम में आ जावे, हमारे हकीके के प्रोग्राम में आ जावे, हमारे शादी और मंगनी के प्रोग्राम में आ जावे, हमारे बर्थडे में आ जावे, हमारे आकर के हमारे ऑफिस की और स्कूल की और दुकानों की रिबन काट देवे, उससे हम खुश हैं। हमें काम से कोई लेना देना नहीं। ये हकीकत है मुमरा की। ओके, अभी सरकार है महाराष्ट्र में महायुति की, और नजीब भाई यहाँ मुमरा में काफ़ी दौरा करते हैं और काफ़ी सारे उन्होंने यहाँ पे फंड ला के रखे हुए हैं। यहाँ पे आप भी काफ़ी करीब हैं उससे। आप उनसे ये जो आप बता रहे हैं इसमें क्यों नहीं उनको इंटरफेयर करने के लिए बोलते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नजीमुल्लाह साहब ने जो 181 करोड़ रुपये अब तक के लाया है, उसमें सबसे पहला काम उन्होंने यही किया है कि जितने भी हमारे इलाके में पानी भर रहे थे, जहाँ जिस इलाके में, और जहाँ नाले का मिसिंग लिंक था, मतलब नाला आगे कहीं बन चुका है, पीछे कहीं बन चुका है, बीच में नाला नहीं बना हुआ है, या पीछे बन चुका है आगे नहीं बना हुआ है, वो नाले की हमने लिस्ट बनाई और हमने पूरे मुमरा से लेकर के शिलफाटा तक के 77 करोड़ रुपए नाले के लिए दिया, जिसका काम चालू है। आप जाकर ग्रीन पार्क में देख सकते हैं, चरनीपाड़ा में देख सकते हैं, शादी महल में देख सकते हैं, कादरी कॉलोनी में देख सकते हैं। ये नजीमुल्लाह साहब और श्रीकांत शिंदे साहब की निधि की वजह से ही आज उन नाले का काम चल रहा है। आज आप हमारी स्कूलों में जाइए, मुमरा में 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल है, 5 में से 4 स्कूल में काम चालू है। शंकर मंदिर की स्कूल अगर छोड़ दें तो पटेल हाई स्कूल की स्कूल का काम चालू है, मुमरा बाजार पेट का काम चालू है,
कौसा मार्केट की स्कूल का काम चालू है और एमएमएलई स्कूल का काम चालू है। ये चारों स्कूल में तकरीबन मेरा अंदाजा है कि 20 करोड़ के आसपास हमने फंड लाया और उससे काम चालू है, आप जाकर के देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे हमारी जो स्कूल है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल, उसी के बाजू में सेकेंडरी स्कूल और एक उम्मीद फाउंडेशन की मेंटली चैलेंज लोगों के नाम से एक स्कूल चल रही है उम्मीद फाउंडेशन की। उसके लिए हमने पैसा लाया, हमारा टेंडर कॉल हो गया और अब जल्द से जल्द उसका काम चालू हो जाएगा। हमने स्टेडियम के लिए पैसा लाया, जैसा काम चालू है। हमने हॉस्पिटल के अंदर कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने थे, उसके लिए हमने पैसा लाया। हमने कब्रस्तान के लिए, कौसा कब्रस्तान के अपना मित्तल कब्रस्तान के लिए हमने 5 करोड़ रुपये लाया और अमृतनगर कब्रस्तान के लिए हमने 2 करोड़ रुपये लाया, जिसका सर्वे चालू आपने देखा होगा। आज से 2 रोज पहले हम सर्वे पर गए थे तो उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा नईम खान साहब नाराज भी हुए। हमारे देखो मेरे बॉस हैं वो, मुझे राजनीति में नईम खान साहब ने लाया हुआ है तो मैं उनकी बातों से बुरा नहीं मानता और हमारी गलती भी है कि हमें एक लेटर देना चाहिए था उनको। ये सही बात है उनकी, क्योंकि उस कब्रस्तान के चेयरमैन है वो, जमातुल मुस्लिमीन के वो चेयरमैन है, तो हमें उन्हें एक लेटर देना चाहिए था। मगर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। मैंने उन्हें कॉल किया था, उन्होंने कॉल लगा नहीं। उसके बाद मैंने मेरा जो कॉल किया, मेरा जो कॉल नहीं लगा, मैंने मुनाब भाई से बात की तो मुनाब भाई ने कहा कि मैं जुमेरात को, मैं लखनऊ में हूँ, मैं जुमेरात को वापस आ जाऊँगा तो हम बैठ करके बात कर लेंगे। और क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, आज इस मुमरा शहर को मुमरा करने में, बसाने में बहुत बड़ा हाथ जो है नईम खान साहब का रहा है। क्योंकि जब 92 राइट्स हुआ था तो मुझे बराबर याद है कि वो हमारे महापौर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत कवायद की थी, बहुत मेहनत की थी और बहुत मेहनत के साथ में मुमरा कौसा में मुसलमानों को बसाया था। तो हम उनकी बहुत कदर करते हैं, बहुत उनकी इज्जत करते हैं और हम ये चाहेंगे कि उन्हीं की सरपरस्ती के अंदर उस अमृतनगर कब्रस्तान का सारा जो काम है वो किया जा सके। मगर उसके अंदर हम साथ में हमारे MYF के लोग हैं, चाहे वो आरिफ लद्दा साहब हो, नासिर मेम साहब हो, मम्मू ममदानी साहब हो, जितने भी जो लोग हैं हमारे, फिरोज भाई हो हमारे, इन सबको लेकर के हम लोग अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जिसकी जिम्मेदारी जो हमने इब्राहिम राउत साहब को दी है, ये अमृतनगर कब्रस्तान का सारा काम जो है वो इब्राहिम राउत साहब की देखरेख के अंदर हो, क्योंकि वो आगे स्थानीय उसी तरीके से हमारा MMLA का कब्रस्तान है जो 5 करोड़ का है, जिसकी जवाबदारी जो हमने जफर नुमानी साहब को दी, क्योंकि वो उस पार्टी के वो कार्यकारी अध्यक्ष MLA के वार्ड के अध्यक्ष भी हैं और बहुत करीब भी है नजीबुल्ला साहब के, तो वो उसकी देखरेख करने वाले हैं। ये कब्रस्तानों में जो काम होगा वो किस तरह का होगा? हाँ, यही बात है जो आपको सुनना चाहिए। अब तक के उस MMLA कब्रस्तान में 17 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गया है। इस 17 करोड़ रुपये में जो काम हुआ है उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए और उसके बाद जब हमारा काम चालू होगा हम ओपनिंग के वक्त में आपको बुलाएंगे और 6 महीने में हम इंशाल्लाह उस काम को खत्म करेंगे। तो 6 महीने के वक्फे के अंदर 5 करोड़ रुपये में जो काम होगा उसको आप कंपेयर करेंगे तो 17 करोड़ से ज्यादा काम होगा, आप देख लीजिएगा। और इसके लिए हमने क्या किया मालूम है आपको? हम आपको बताते हैं कि हमने हमारे जितने भी काम है, हर काम के ऊपर हमने खुद से अपॉइंट किया है थर्ड पार्टी ऑडिट। हमने खुद से अपॉइंट किया है VJTI जो वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसको हमने अपॉइंट किया है कि काम की क्वालिटी को आप जाकर के देखेंगे, चेक करेंगे, कोड टेस्टिंग करना हो, उसकी वाटर क्यूरिंग को चेक करना हो, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना हो, उसकी वेलोसिटी को चेक करना हो, तो VJTI आकर के चेक करेगी। और जब तक कि उन दोनों की तरफ से थर्ड पार्टी ऑडिट एंड VJTI की तरफ से जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कॉन्ट्रैक्टर को बिल नहीं दिया जाएगा। एक कंप्लेन शमशान घाट को लेकर के थी, एक साहब ने बताया था कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती कि वो जिनका अंतिम संस्कार हो रहा है उनको देख सकें, वहाँ जाकर खड़े होना पड़ता है। जी, ऐसा है कि मेरे इसी पैनल के नगर सेवक है शालाम आजमी साहब, उन्होंने मांगनी की थी चंडीपाड़ा के शमशान भूमि के लिए। उसको पैसा आया, टेंडर कॉल हुआ, टेंडर लगा माँ मुमरा देवी को, उसने काम ही चालू किया। जब उसने काम चालू किया तो हमारे कौसा गांव के जो लोग हैं, वो बुरुड परिवार से हो, चिंचोलकर परिवार से हो, मुमरेकर परिवार से हो, टकले परिवार से हो, देसाई परिवार से हो, पाटिल परिवार से हो, जितने भी हमारे आगरी समाज के जो लोग वहाँ पर रहते हैं, मराठा समाज के लोग रहते हैं या आदिवासी समाज के लोग रहते हैं या दलित समाज के जो लोग रहते हैं, इन सब को लेकर हमने मीटिंग की। हमने उनसे उनके आइडियाज़ मांगे तो उन्होंने कुछ आइडियाज़ बताई, जिसको हमने करेक्शन के लिए सिटिंग इंजीनियर हाउस भेजा, वो मंजूरी आ गई है। और हमें उम्मीद है कि जो हमने काम अधूरा छोड़ा था, हमने काम चालू कर दिया था, कुछ काम हमने 30% काम हो चुका था। अब जो 70% जो काम बाकी है हमारे शालाम आजमी साहब की क़यादत के अंदर, उस काम को पूरा पूरा किया जाएगा। और हमारी अशीन राउत मैडम, ये अशीन राउत मैडम और शालाम आजमी साहब मिलकर के उस काम को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। एक जनता में कंफ्यूजन काफ़ी फैल जाता है कि आप लोग बोलते हो कि फंड हम ले करके आए और बोर्ड लग जाता है किसी और क्या कि हमारे प्रयासों से हुआ है। ये क्लियर कैसे होता होगा इस चीज़ को लेकर के? जो बोर्ड लगा रहे हैं, हाँ, हमारे मुमरा के कुछ चंद उनके गुर्गे बोल सकते हैं, उनके कार्यकर्ता बोल सकते हैं या उनके पदाधिकारी बोलते हैं उनकी पार्टी के, वो लोग लगाते हैं।
और हमारे मिस्टर ये हाई हाई पूरा बोल रहा हूँ। हाई पूरा बोल रहा हूँ मैं। हाँ। वो लोग लगाते हैं, उनको ऑर्डर कौन देता है? उनको ऑर्डर देता है बंगले में एसी में अपने रूम में बैठ करके लोगों के बीच में झगड़ा लगाने वाला आदमी, मिस्टर 10%। वो ऑर्डर देता है वहाँ पे बजा के बैनर लगाओ, क्योंकि उसे मालूम है कि आप ये जो काम कर रहे हैं इस काम की वजह से इनकी बहुत बेइज्जती होगी। क्यों बेइज्जती होगी उसकी वजह बताता हूँ आपको मैं, कि आज इस मुमरा कौसा की कॉन्स्टिट्यूंसी को बने हुए 16 साल हो गए। 2009 से नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है और 16 सालों के अंदर आज तक के सिर्फ आप ही आमदार हैं। 16 सालों से इस आप 16 साल से आमदार रहने के बावजूद आज तक के शासन की निधि मुमरा में क्यों नहीं आई? आज हॉस्पिटल बना किसके पैसे से? आपने वहीं बोर्ड देखा है? किसका बोर्ड लगा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बोर्ड लगा है? कब्रिस्तान में किसका बोर्ड लगा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बोर्ड लगा है? स्टेडियम में किसका बोर्ड लगा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बोर्ड लगा है। हमारा हॉकर्स प्लाजा जो हमने एक दुकान बनाने की कवायद चालू की थी, जिसकी ओपनिंग शरद पवार साहब ने आगे की थी, किसका पैसा लगा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा लगा है। मित्तल का रोड किसका पैसा लगा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा लगा है। यूडब्ल्यू के रोड किसका पैसा लगा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा लगा है। हमारे नाले जो बनाए गए, चाहे चन्नीपाड़ा का नाला बनाया गया हो, चाहे वो एमए वैली का नाला बनाया गया हो, चाहे आगे कहीं के नाले बनाए गए हो, किसका पैसा लगा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा लगा है। तो आप 16 साल में आपने तो 1 रुपया लाया नहीं शासन से। कुछ पैसा आया हमारे चंद, जैसे हमारे को माइनॉरिटी का एक 22 करोड़ रुपया आया। माइनॉरिटी फंड किस लिए होता है? वो माइनॉरिटी को अपग्रेड करने के लिए होता है। हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, देखो माइनॉरिटी में 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आती है। पारसी आते हैं, उसके अंदर जैन आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, सरदार आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं और मुस्लिम आते हैं। मगर सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मुमरा कौसा का इलाका है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आबादी किसी की तो वो मुसलमानों की है। तो 22 करोड़ रुपया आया था, तो आप यहाँ पर ITI गर्ल्स हॉस्टल बना सकते थे, आप हमारे लड़कियों के लिए एक अच्छा सा कॉलेज बनवा सकते थे। आज यहाँ पर एक इस्लामिक रिसर्च सेंटर, आपने देखा हो दिल्ली के अंदर एक IRF बना हुआ है, IRC बना हुआ है, उस तरीके से एक इस्लामिक रिसर्च सेंटर यहाँ बना सकते थे। आप यहाँ पे हज हाउस बना सकते थे। आपने कुछ नहीं किया 16 सालों के अंदर। मगर आज यही नजीब मुल्ला साहब, क्योंकि ये अजीत दादा पवार के बहुत करीब हैं, यही श्रीकांत शिंदे जिनके बारे में लोग अपशब्द कहते हैं, ये दोनों ने मिलकर एक टीम बना करके मुमरा कौसा में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। आज मैं ये समझता हूं कि अभी की बात कर रहा हूं मैं, आज पिछले हफ्ते पहले एक बार की बात कर रहा हूं कि श्रीकांत शिंदे साहब ने पूछा कि मुमरा में किस किस कामों के अंदर हम लोग स्लो हैं, हम काम नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनसे कहा कि सर हमारा रोशनी से लेकर के जो वाई जंक्शन तक के हमारा एलिवेटेड रोड बनना है, जिसकी हमारी मीटिंग नितिन गडकरी साहब के साथ में हुई थी, वो अभी तक उसका DPR नहीं बना है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना है। तो उन्होंने फौरन मेरे सामने कॉल किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब से बात हुई, तो पता ये चला कि 370 करोड़ का वो प्रोजेक्ट बनकर के तैयार है। अब खाली हमें बजट लाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि जिस दिन भी हमारे अजीत पवार साहब और नजीमुल्ला साहब उसको दिल पे लेकर के चले जाएंगे दिल्ली, अगर तो नितिन गडकरी साहब फौरन उसको बजट दे देंगे। उसी की तरह से हम लोगों ने कोस्टल रोड की मांगनी की, वो पूरा हो गया। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर, मैं समझता पूरा महाराष्ट्र बोलूंगा, आज 288 MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी मिला करके इतनी बेहतरीन चौपाटी कहीं नहीं बन रही है जितनी बेहतरीन चौपाटी हमारी बन रही है, जिसका 95% काम पूरा हो चुका है। मैंने उसका वीडियो भी डाला, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा, आप जाके वहां देख सकते हैं। और मैं मुमरा कौसा के लोगों से अपील करूंगा, कलवा के लोगों से अपील करूंगा, कारेगांव के लोगों से अपील करूंगा कि वहां जाएं और जाके अपनी फैमिली के साथ में उसको एंजॉय करें। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब हम नहीं जाएंगे तो वहां पर एंटी सोशल एलिमेंट जाकर बैठेगा, वहां चरसी, गंजेड़ी, दारू पीने वाले लोग जाकर बैठेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, शाम के वक्त में जब मैं वहाँ थाना महानगर से जब वापस आता हूँ तो अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग वहाँ पर दारू की बियर की बोतल लेकर के अंदर बैठे होते हैं, चखना खा रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है कि हम नहीं जा रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा, हमें हमारी फैमिली के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पे 1.2 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक है, 1.5 किलोमीटर का जॉगर्स ट्रैक है, वहाँ पर 2 MP थिएटर है, 2 विसर्जन घाट है। अभी कैफेटेरिया बना नहीं है, कैफेटेरिया बहुत जल्दी वहाँ पर बन जाएगा। लेजर शो वहाँ पर होने वाला है। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीजें जो हम लोग वहाँ करने वाले हैं, जैसे म्यूजिकल फाउंटेन की हमने बात की है कि सेकंड फेज हम म्यूजिकल फाउंटेन लेकर आएंगे, सेकंड फेज के अंदर हम रोपवे लेकर के आएंगे, जो वहाँ से लेकर न्यूटन के बंगले तक के ऊपर रोपवे चलने वाला, ऐसी बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। स्केटिंग रेक हम वहाँ लेकर के आएंगे। तो ये सब चीज हम लोग करने वाले हैं, मगर उसका प्रतिशत कम मिलेगा मालूम है, जब हमारे काम को पब्लिक सराहेगी, पब्लिक जाकर वहां जाकर उसका लुत्फ उठाएगी, तो सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी जैसे आप बता रहे थे कि मुमरा में MLA के का कुछ भी काम ऐसा नहीं हो जो बताया जाए, उसको लेकर बताइए ना मुझे। मैंने RTI के जरिए, देखो बहुत बड़ा हथियार है RTI का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसके माध्यम से जब मैंने महाराष्ट्र सरकार से नोटिफिकेशन मांगा कि भाई हमारे इस 114 कलवा मुमरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अवार्ड साहब के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है, उनके माध्यम से कितना पैसा है मालूम है अब तक के? सिर्फ 115 करोड़ रुपया, सिर्फ 115 करोड़ रुपया। तो उनसे तो अच्छे हम हैं, हम तो आमदार भी नहीं है। ना आने की वजह मांगने की है और दिया नहीं। अरे उनकी सत्ता थी तो उनको क्यों नहीं मिलता था? 7.5 साल सत्ता थी। आप बताइए मुझे कि 2009 में जब वो पहली मरतबा चुन के आए तो 2009 से लेकर 2014 तक किसकी सत्ता थी? उन्हीं की सत्ता थी। मांगने नहीं किया। फेलियर किसका होगा? ये जनता ने चुन के दिया वो फेलियर या नेता का फेलियर है? नेता ही फेलियर है ना भाई। जनता तो बेचारी, देखो जनता जनार्दन जो है
वो आगे के बारे में नहीं जानती, वो किसी के बारे में नहीं जानती कि आदमी सामने आगे चल के क्या कर सकता है। वो क्या चाहती है कि एक सेकुलर नेता है, हमारे मुसलमानों की बहुत सारी बातें करता है, बड़ा नेता हमेशा टीवी पर दिखता है, हमेशा कैमरे के सामने दिखता है, तो ये हमारे मुमरा कौसा के बारे में सोचेगा और कुछ अच्छे काम करेगा। हमने चुन के दिया, एक बार नहीं 4-4 मरतबा मुमरा कौसा के लोगों ने चुन के दिया, और बड़े बड़े मार्जिन से चुन के दिया। पहले 15,500 वोट से जीते, फिर 48,000 वोट से जीते, फिर 78,000 वोट से जीते, और अब 96,000 वोट से जीते। तो मार्जिन उनका बढ़ता जा रहा है। जब मार्जिन बढ़ता जा रहा है तो उनकी छवि बढ़नी चाहिए, और उनकी छवि बढ़नी चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो जहां उंगली रखे वहां से उनको बजट मिलना चाहिए था। तो क्यों नहीं बजट मिल रहा जनता उनको जिता रही है, वोटिंग रेशियो बढ़ रहा है, हाँ। आखिर जनता क्यों जिता रही है उनको? सेकुलर के नाम पे, सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर इलेक्शन जीता जा रहा है। जनता वो को सिर्फ और सिर्फ जनता जिस को तरीके शहर से के डेवलप का मतलब नहीं है। मुझे मैं आपको एक सवाल, चलो अभी आप बहुत सारे सवाल किए, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि हमारे जो पंत प्रधान है मोदी जी, या हमारे जो ये इस देश की जो भी गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस अलायंस ने पिछले 10 सालों से राज कर रही है इस देश के ऊपर। क्या काम किया इन्होंने, बताइए मुझे। कुछ काम किया? नहीं, काम नहीं। मत जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं मालूम है आपको? इसलिए जीत रहे हैं कि ये जातिवाद फैला रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और हिंदुओं के वोट ले लेते हैं। उसी तरीके पे, उसी तर्ज के ऊपर, उसी उसके ऊपर क्या कहेंगे उसको, उसी मेथड के ऊपर हमारे मुमरा कौसा के अंदर हिंदुओं के खिलाफ बात की जाती है, हिंदुओं को बुरा भला बोला जाता है, मुसलमानों की तारीफ की जाती है, मोदी जी की बुराई की जाती है, और मुसलमान पूरा भर भर के उनको वोट देता है। मगर कभी किसी मुसलमान को ये सवाल नहीं किया कि साहब आप 16 साल से आमदार हैं, आप इतने बड़े नेता, आप अपने आप को खुद को बोलते हैं कि मैं दिल्ली का नेता हूं, मैं पूरे देश का नेता हूं, तो चिराग तले अंधेरा क्यों? पिछले इतने 10 साल से, हाँ 10 साल हो गया, 10 साल से जो एक सियासत का ये पैटर्न चल निकला है, जातिवाद का पैटर्न तो चल निकला है, अब उस पे लोग जीत रहे हैं, तो फिर आप कहाँ डेवलपमेंट में आ गए हैं? आपको भी उसी पे करना चाहिए। नहीं, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमारे पर जो लोगों ने विश्वास रखा है, या जो लोग हमारे पर विश्वास रखे हमको वोट देते हैं, तो हम उनके सपनों को ना तोड़ें, उनके सपनों का कुछ चकनाचूर ना करें। जिस तरीके से हम इस इलाके में रहते हैं, ये हमारा कर्म भूमि भी है, हमारी जन्मभूमि भी है। आज जो ये हमारा मुमरा शहर जो है, ये हमारी कर्म भूमि भी है, हमारी जन्मभूमि भी है। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और इनका हक है हमारे ऊपर कि अगर हम राजनीति में हैं, आज देखो मैं कुछ नहीं था, मगर आज 25 साल से नगर सेवक हैं, 40 साल से हम बिल्डर हैं, हमारे को लोगों ने इज्जत दी, लोगों ने हमको सर पर बिठाया, लोगों ने हमको हमारे कंधे से बिठा कर पूरे मुमरा के अंदर घुमाया। तो कहीं ना कहीं हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि उनके हक की अदायगी हो। उनके हक की अदायगी कैसे होगी? उनके हक की अदायगी डेवलपमेंट से ही होगी। हम उन्हें पानी ला के दें, रोड ला के दें, अच्छा एजुकेशन ला के दें, अच्छा हॉस्पिटल ला के दें, अच्छा मेटरनिटी ला के दें, अच्छे गटर ला के दें, अच्छे नाले ला के दें, अच्छा पानी ला के दें, यही हम कर रहे हैं।